पॉइंट मेड इज़ दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल जिनके 4-5 दिन या 10 दिन में एग्जाम है, 15 दिन भी आप बच जाओगे अगर ये वीडियो देख लेते हो। Hello, welcome back to my YouTube channel and another IELTS video, writing task 1, major request coming and ये सिर्फ एजुकेशनल चैनल नहीं है मेरा भाई, मैं बता रहा हूँ तेरे को नहीं है क्या। अब मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं यार, आइल्स की वीडियोस पे काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी गेन हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ लोगों की हेल्प भी हो रही है तो कर ही देते हैं। बाकी रीडिंग पे शायद अगली वीडियो में ना बनाऊँ क्योंकि विल टॉक अबाउट इट, राइटिंग टास्क 1 एंड आज की वीडियो जैसे कि राइटिंग पे है, लेकिन इस वीडियो में मैं कोई ज्ञान नहीं देने वाला या फिर कोई टिप्स ट्रिक्स या कुछ ऐसा नहीं बताने वाला कि राइटिंग टास्क क्या होता है क्या नहीं होता है। जस्ट स्टार्ट विद अ स्टोरी। जब मैंने अपना आइल्स का एग्ज़ाम दिया था तो रीडिंग लिसनिंग मेरा सॉर्टेड था और स्पीकिंग मेरा ठीक था शुरू से, लेकिन राइटिंग में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। मैंने राइटिंग की सिर्फ मुश्किल से वहाँ 15 से 20 दिन क्लासेस लगाई थी वहाँ पे। उससे पहले मैं 10 दिन कहीं और लगाई थी और वो मतलब इतनी घटिया जगह थी कि वहाँ पे मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। जब मैंने एग्ज़ाम अपना बुक कर दिया उसके कुछ दिन पहले, आई गेस 10-15 दिन पहले, जहाँ मैं नई जगह गया क्लास लगाने, वहाँ पे मैंने देखा कि राइटिंग में स्ट्रक्चर्स हैं, यू नीड टू डिस्क्राइब रेलेवेंट फीचर्स, और मेरे को लिटरली कुछ नहीं पता था। तो अब 4-5 दिन रह गए थे, मुश्किल से हफ्ता रह गया था, तो अब इसमें मैं पूरा सीख तो सकता नहीं था। तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च किया यूट्यूब पे, मैंने डिफरेंट आंसर्स देखे कि जो आंसर्स बैंड 8 जो आंसर्स हैं वो लिखे कैसे जाते हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और जो भी डिफरेंट ग्राफ्स हैं, और उन सब के बेसिस पे मैंने एक काइंड ऑफ खुद का टेम्पलेट बना लिया कि अगर मेरे को बार ग्राफ आता है तो ऐसा मेरा ओवरव्यू होगा, ऐसा मेरा फर्स्ट एंड ऐसा मेरा सेकंड बीपी होगा। और मैंने किस बेसिस पे बनाया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आंसर्स चेक किए कि कैसे कैसे आंसर्स लोगों ने लिखे हैं 8 ब्लैंड प्लस वाले। और एग्ज़ाम में मेरे जो कंक्लूजन था टास्क 2 का वो मैंने लिटरली छूट गया, टाइम नहीं था। स्टिल आई हैव स्कोर 6.5 मैथ्स, मेरे सबसे कम इसी में आए, 8.5 आए मेरे रीडिंग एंड लिसनिंग में, 7 मेरे स्पीकिंग में एंड 6.5 मेरे राइटिंग में आए। लेकिन 6.5 भी मेरे, जिसमें टास्क 2 का मेरा कंक्लूजन छूट गया था। सो स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली स्ट्रक्चर जो है आइल्स का, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ओवरऑल शुरुआत में लिखा जाए कि लास्ट में लिखा जाए। तो जो मैंने थोड़ा रिसर्च किया उसके हिसाब से जो बैंड 9 स्ट्रक्चर है आइल्स का, उसके हिसाब से मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ पहले स्ट्रक्चर है क्या। तो बैंड 9 टास्क 1 के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मैंने रिसर्च करके देखा है उसमें इंट्रोडक्शन सबसे पहले आएगा, फिर आपका ओवरऑल आएगा, देन योर BP1 एंड देन BP2। जो आपका इंट्रोडक्शन होगा उसमें आपको एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस में अपने जो भी बाई चार्ट या बार ग्राफ उसको इंट्रोड्यूस करना है बेसिकली उसके बारे में। देन ओवरऑल में आपको जो भी आपके बार चार्ट है उसके जनरल ट्रेंड्स बनाने हैं और जो जनरल फीचर्स है उसके बारे में बात करनी है। और ये सिर्फ बार चार्ट का नहीं है, यहाँ पे बार चार्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, स्ट्रक्चर हर तरीके के चार्ट के लिए सिमिलर ही है, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो और कोई भी हो। देन उसके बाद में आपका आता है BP1 में आप स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बात करोगे। अगर आपका बार चार्ट है उसमें आधे स्पेसिफिक फीचर्स आप BP1 में रख लो और बाकी के आधे आप BP2 में रख लो। तो बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर है बैंड 9 जो आपको यूज़ करना चाहिए। ओवरऑल लास्ट में नहीं लिखना चाहिए क्योंकि जनरली तो लोग ऐसे ही लिखते हैं। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ इंट्रोडक्शन ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, इंट्रोडक्शन ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਰੇਟ ਇਨ 2 ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ 2011 to 2015। तो ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਿੰਪਲੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। द बार चार्ट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, शोज़ की जगह प्रोवाइड्स about the percentage of divorces in Finland and Sweden between 2011 and 2015। सिंपली पैराफ्रेज्ड ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਐਂਡ ਸਵੀਡਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਉਹ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਨਥਿੰਗ ਹਾਰਡ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਵਿਊ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਰਲ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੰਬਰਸ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ 2 ਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ, 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਆ ਓਵਰਆਲ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਡਨ ਆ ਉਹ ओवरऑल डाउन जा रहा है। तो इनू तुम ओवरव्यू च किदां लिख सकते हो। तो ओवरऑल ग्राफ के हिसाब से आप देखोगे तो स्वीडन का जो एक ट्रेंड था वो था डाउनवर्ड और फिनलैंड ने अपवर्ड ट्रेंड शो किया।
और थ्रू आउट द पीरियड बोथ जो दोनों कंट्रीज थे उनके सब थोड़े फ्लक्चुएशंस थे, लेकिन फिनलैंड इनिशियली हैड अ लोअर रेट एंड इट आउटरेज स्वीडन एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो ये मैं सिर्फ इस बार ग्राफ के लिए नहीं, कुछ कोई भी बार ग्राफ आएगा आपको कहीं ना कहीं एक ऊपर जा रहा होगा एक नीचे जा रहा होगा मैक्सिमम टाइम्स। तो कोई भी बार ग्राफ आए आप ऐसे यूज़ कर सकते हो बार ग्राफ के लिए। जैसे ओवरऑल डैश, कोई मतलब डैश एक्सपीरियंस डाउनवर्ड ट्रेंड एंड डैश एक्सपीरियंस एंड अपवर्ड ट्रेंड थ्रू आउट द पीरियड। उसके बाद डैश हैड सम फ्लक्चुएशंस, और अगर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं किसी का लोअर है और दूसरे का आउटर रेस कर रहा है, तो ऐसे ही आप अपना एक टेम्पलेट बना सकते हो कि इट आउटर रेस स्वीडन एट द एंड ऑफ द पीरियड। दिस इज़ अ टेम्पलेट आई एम जो मैं आपको बता रहा था कि ये मैंने टेम्पलेट ऐसे बनाया था कि बारग्राफ आएगा तो मेरे को पता होगा कि इतना मैंने ओवरऑल लिखना कैसे है। अब यहाँ पे आप और चीज़ें आप अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट में आपको एक्सपीरियंस लिखा है, देन इट वहाँ पे मैंने शोड लिखा है, तो सिनोनिम्स यूज़ किए गए हैं। वहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड जनरल फीचर्स यूज़ किए हैं। उसके बाद बोथ कंट्रीज हैड सम फ्लक्चुएशंस ऑल दो यूज़ हुआ है, ऑल दो एक अच्छा कनेक्टर है, एंड वाइल यूज़ हुआ है। सो ओवरऑल ये काफ़ी एक अच्छा बैंड 9 जो है, ये मैंने बैंड 9 ओवरऑल है। सो यू कैन मेक ओवरऑल लाइक दिस बाय, मतलब कि अपने हिसाब से आप देख लो इसको कैसे अपने टेम्पलेट में यूज़ करना है। ये टेम्पलेट ओवरऑल का मैंने बनाया था फॉर बार चार्ट्स। तो अगर आप एक आइडियल आंसर देखोगे जो भी उस ग्राफ का होगा वो आपको भी दिख रहा होगा, तो ये एक आइडियल आंसर है, लेकिन हर ग्राफ ऐसा ही नहीं आएगा। तो इस आइडियल आंसर का क्या मतलब, तो इस आइडियल आंसर से मैंने एक टेम्पलेट बनाया जो कि मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स बार ग्राफ्स में आप यूज़ कर सकते हो। सो मैं आपको वो टेम्पलेट दिखाता हूँ। पहला फीचर जो है वो है फिनलैंड का, उसने पहला फीचर इसका बताया कि इसकी क्या वैल्यू थी एंड देन इट कंपेयर टू द डिफरेंट वन। अगर आप वो लाइन देखते हो, अगर वो आप आइडिया आंसर देखते हो तो उसमें उसने पहले बताया कि इट वाज दिस इन दिस विच वाज अप्रॉक्सीमेटली इतना ज़्यादा था दूसरे से। उसके बाद वो फीचर कहाँ तक बढ़ा या कहाँ तक हटा अगले तक, ये आप किसी भी बायोग्राफ में ऑब्वियसली सिमिलर नहीं आएगा, बट आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे देन हाउ एवर द फिगर शोड एन ग्रेजुअल डिक्रीज और इंक्लाइन टू अबाउट डैश in 2013 and continue to decline or incline steadily to the end of the period, reaching dash in 2014 and hitting a low or high point of about dash in 2015. तो सिमिलर नहीं आएगा आपको, हर बार आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेकिन ये एक काइंड ऑफ टेम्पलेट आप बना सकते हो, मैंने बनाया था। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल और आप चाहते हो कि मैं और भी लाइन चार्ट या पाईग्राफ पे ऐसी वीडियो बनाऊँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, और अगर नहीं भी अच्छी लग रही तो भी बता दो। तो BP2 का जो टेम्पलेट है वो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा लाइन साथ में ही। एंड इसने भी क्या किया, इसने सबसे पहले जो सबसे पहली लाइन में एक जो फीचर था उसको पहले वाले से कंपेयर कर दिया जो कि इसमें है। उसके बाद उसने बताया कि जो भी परसेंटेज ऑफ डिवोर्स थे वो इतने थे, और 2011 में वो इतने लेस थे 40% लाइक। और उसके बाद अगला जो पॉइंट होगा उसमें बस उसने ये बता दिया कि 2011 में इतने थे एंड डिक्रीज टू दिस इन 2012। हाउएवर it experienced, however connectors भी हैं, however it experienced a steady growth till जो भी ईयर होगा, then increased by, चौथा पॉइंट जो था कि जैसे सेकंड पॉइंट में उसने से बता दिया डिक्रीज्ड, चौथे पॉइंट में उसने से बता दिया then increased by dash in 2014 और in last और finally it outreached dash in the end of the period। तो ये पूरे बताने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको यही टेम्पलेट यूज़ करना है, आप अपने हिसाब से टेम्पलेट बना सकते हो, लेकिन अगर आपके 7-8 दिन रह गए कुछ ऐसा रह गया तो ये ऐसा आपको टेम्पलेट बनाना आसान होगा। तो ये पूरे टेम्पलेट्स बनाने का मीनिंग क्या है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ये यूज़ करो, और बेसिकली मीनिंग ये है कि आप अपने हिसाब से टेम्पलेट्स बनाओ। जो आप मार्केट में कई टेम्पलेट्स देखते हो एग्जामिनर्स के सामने सब वही यूज़ कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम चेक कर रहा है उसका अगर सामने 10 भी ऐसे आ जाए तो उसको पता है सिमिलर चीज़ें हैं, वो बैंड्स नहीं देगा। तो आपको अपने हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैंने अपने हिसाब से टेम्पलेट बनाया था, और ऐसा आप बना सकते हो। थोड़े आपको मेरे हिसाब से पढ़ने चाहिए कि बैंड 8 और बैंड 9 में लोग लिखते कैसे हैं, और उसके हिसाब से आपको कनेक्टर्स भी पता चलेंगे। जो टेम्पलेट ये मेरा है, ये भी अगर आप यूज़ कर सकते हो तो वेल गुड। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेशनल तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो मैं बाई चार्ट और लाइन ग्राफ पे भी ऐसी वीडियो बना सकता हूँ, और अगर नहीं लग रही है तो भी बता दो कमेंट्स तो आ ही जाने चाहिए। सो या दैट वाज फॉर टुडेज़ वीडियो ऑन राइटिंग। एंड जो अगली वीडियो होगी मैं आइल्स वाइल्स के ऊपर शायद नहीं बनाऊंगा अगली वीडियो, यू नेवर नो, बना नहीं सकता हूँ तो शायद नहीं बनाऊंगा अभी, कुछ ना कुछ घूमने फिरने की, कुछ कनाडा के बारे में बताऊंगा आप लोग को, मेरा एक फ्रेंड भी बोल रहा था। या
That was today's video. Let's meet you in the next video. Bye.